Good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to have you practice on the uses of later, latter, older, elder, oldest, eldest, farther, further, latest, last, nearest, next, a little, the little, of you and of you. And all the questions have been taken from Renan Martin's English grammar and composition. So let's get started. बहुत सारे स्टूडेंट रेन एंड मार्टिन से क्वेश्चन कराने के लिए लगातार मैसेज कर रहे थे। बहुत अच्छी किताब है रेन एंड मार्टिन। ग्रामेटिकल जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं बहुत ही सुंदर हैं। तो अब एक्सरसाइज 1 से मैं नहीं शुरू किया हूं। सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेंटेंस ये क्या बताऊं, बेसिक क्लास की चीजें हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ग्रामर के उस किताब से जो दिए गए हैं बीच बीच में, रोज तो नहीं, बीच बीच में मैं आपके सामने या तो वीडियो या लाइव क्लास मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। आइए शुरू करते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। और ये बहुत ही यूजफुल होगा उन लोगों के लिए जो ग्रामर में वीक पढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं, जितने यूजेस की चर्चा मैं किया हूं वो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। तनिक भी दिक्कत इनके यूज में आपको नहीं रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे किताब का ये एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 14 है और फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर और लेटर। लेटर और लेटर, इसे बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि यह जो लेटर लेटर आप देख रहे हैं यह लेट शब्द से बना है। लेट का कॉम्परेटिव डिग्री लेटर होता है और लेटर होता है। सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होता है और लास्ट होता है। कॉम्परेटिव डिग्री लेटर लेटर, सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट। कैसे कैसे हम इनमें अंतर करेंगे? तो लेटर और लैटर इनका यूज दो के लिए किया जाएगा, दो के लिए, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम दो के लिए करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यूज दो से अधिक के लिए। यह बात सिर्फ इनके लिए नहीं, आज के पूरे क्लास पर एप्लीकेबल होगी कि कॉम्परेटिव का यूज दो के लिए और सुपरलेटिव का यूज दो से अधिक के लिए। अब इनके अर्थ के अनुसार आप यूज करेंगे। लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम, हाल ही का, रिसेंट का। लेटर मीन्स होता है बाद वाला, लेटर मीन्स होता है बाद वाला, और लास्ट मीन्स होता है अंतिम। यानी क्या समझे आप? लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट, इन दोनों से टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है, जबकि लेटर और लास्ट से क्रम का बोध होता है, ऑर्डर का बोध होता है, क्रम का। आइए अब फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। अधिकांश ने डैश प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कौन से प्रपोजल को? तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ। एक लेटर है जिसका अर्थ होता है बाद में, यह टाइम को डिनोट करता है, और एक है लेटर जिसका अर्थ होता है बाद वाला, यह क्रम को डिनोट करता है। तो मेजॉरिटी जो थी वह बाद वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करी। यानी यहां पर हमें लेटर फील करना होगा। जो लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करते रहें। नंबर 2, द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हर्री। डैश पार्ट, क्या 2 नंबर में समय की चर्चा हो रही है? जी नहीं, समय की चर्चा नहीं है। पार्ट की चर्चा है, हिस्सा, भाग। यानी पहला भाग, दूसरा भाग, या पहले वाला भाग, बाद वाला भाग। इसलिए हम यहां यूज करेंगे लेटर, द सेम वर्ड। फिर है एट ए डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ
द होल तालुका। अब यहां देखिए डेट है, डेट से किसका बोध हो रहा है? निश्चित तौर पर यह समय को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम यहां फील करेंगे लेटर, यानी आगे के डेट पर, बाद वाले डेट पर। यहां टाइम, टाइम पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए हमें लेटर सेलेक्ट करना होगा। आई प्रे फॉर द डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। अब एक टेक्निक सीखें, जब भी वाक्य के एक पार्ट में फॉर्मर दिया गया हो और तुलना की गई हो तो दूसरे पार्ट में लेटर ही होगा, यानी फॉर्मर की तुलना लेटर से की गई, बाद वाले की तुलना पहले वाले से की गई। नंबर 5, इज देयर नो डैश न्यूज दैन लास्ट वीक्स? इज देयर नो डैश न्यूज दैन लास्ट वीक्स? न्यूज हमेशा नया होता है, कुछ नया आ जाता है न्यूज में, यानी यह समय को डिनोट कर रहा है। एक वर्ड यहां दैन है जो कि कह रहा है कि आप लेटर भर दें। क्या लास्ट न्यूज, लास्ट वीक के न्यूज से कुछ लेटर न्यूज आया है, यानी उसके बाद में कोई और न्यूज आया है? तो इस स्लाइड में आपने सीखा लेटर और लेटर। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विथ ओल्डर और एल्डर, फिर वही बात लागू होगी। ओल्डर और एल्डर ये दोनों कॉम्परेटिव डिग्री हैं, यानी इनका प्रयोग हम दो के लिए करेंगे। ये ओल्ड से बने हुए हैं, ओल्ड से। ओल्डर का प्रयोग कहां करें और एल्डर का प्रयोग कहां करें, ये आपको सीख लेना है। ओल्डर का यूज दो के बीच तुलना के लिए आप एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, थिंग्स के लिए कर सकते हैं, एंड पर्सन्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज के लिए करेंगे, यानी अलग अलग परिवार के लोगों के लिए। यानी सेंटेंस पढ़ने से लगे कि ये लोग अलग अलग परिवार से हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ओल्डर का यूज करें। जानवर की बात की गई हो, आप ओल्डर का यूज करें। वस्तु की बात की गई हो, आप ओल्डर का यूज करें। एल्डर का यूज कहां करें? ओनली फॉर द persons of the same family, only for the persons of the same family। इस क्लास से, जैसा कि मैं पहले बोल गया हूं, जो लोग ग्रामर में वीक पढ़ रहे हैं काफी उन्हें लाभ मिलने वाला है। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, चाहे फीलर आए, चाहे कॉमन इधर आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, आप इजीली कर लेंगे। आइए बनाते हैं ओल्डर और एल्डर पर दिए गए प्रश्नों को। आई हैव एंड डैश सिस्टर। आई हैव एंड डैश सिस्टर। सिस्टर अपनी बहन के लिए यूज हो रहा है, परिवार की बात हो रही है, इसलिए हम एल्डर का यूज करेंगे। अच्छा, एक और आपको ट्रिक सिखा देता हूं। ओल्डर के बाद दैन लगता है और एल्डर के बाद टू लगता है। अगर प्रेपोजिशनल और ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब आपको सेलेक्ट करना हो तो यह भी बहुत हेल्प करेगा। दैन लगा हो ब्लैंक के बाद तो उस ब्लैंक में ओल्डर होगा, टू लगा हो तो एल्डर होगा, दिया गया हो तो। नंबर 2, रमा इज डैश दैन हरी बाई 2 years। अब यहां दैन कह रहा है ना कि ओल्डर भर दो, भले ही हो सकता है कि रमा और हरि भाई हों, दोस्त हो, कुछ भी हो, दैन अगर लगा है ना तो ओल्डर ही फील करेंगे, एल्डर कभी नहीं। हिज डैश ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, तो हिज डैश ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर। शी इज द डैश ऑफ द 2 sisters। यहां दो की बात हो रही है। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले विद्यार्थी यह सोच बैठते हैं कि 2 यहां है और 1 यहां है, मतलब हो गया 3, भर दो सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि यहां तो ऑप्शन में सुपरलेटिव है ही नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता तो कुछ लोग यहां सुपरलेटिव डिग्री भर देते और एल्डेस्ट भर देते। जी नहीं,
जब संख्या दे दी गई हो तो आप सिर्फ संख्या पर फोकस करें, जोड़ घटाव न करें। तो सी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स, तो सी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स होगा। द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल। अब देखिए यहां बात तो परिवार की ही हो रही है, नेफ्यू और अंकल, लेकिन यहां दैन कह रहा है कि आपको ओल्डर भरना होगा। जब दैन लगा हो तब आप ओल्डर भरें, और जब टू लगा हो तब आप इल्डर भरें। खैर टू वाला एग्जाम्पल इसमें नहीं मिला, मैं बोल देता हूं शी इज एल्डर टू मी, आई एम एल्डर टू हिम। आगे अब ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट भरना है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इनका प्रयोग कम से कम 3 लोगों, 3 वस्तुओं इत्यादि के लिए होगा। कम से कम 3 चाहिए। रुस्तम इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स। मेरे अंकल के 5 बेटों में रुस्तम डैश है, यानी 5 वो जो भाई हैं आपस में, उनमें रुस्तम सबसे बड़ा है। फैमिली की बात हो रही है, इसलिए हम एल्डेस्ट, जो अंतर मैंने आपको ओल्डर और एल्डर में बताया वही अंतर ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में है। सिर्फ संख्या में बदलाव आप देखेंगे, 3 या 3 से अधिक के लिए ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, बाकी जो बदलाव मैंने बताए वो सेम होंगे। ही इज द डैश मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी। यहाँ फैमिली की बात नहीं हो रही है, स्कूल के समिति के लोगों के बीच में तुलना हो रही है, इसलिए आप फील करेंगे ओल्डेस्ट। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स डैश सन। ड्यूक का डैश बेटा, यानी फैमिली की बात हो रही है, इसलिए आप फील कर लें एल्डेस्ट। द डैश मॉस्क्यू इन द टाउन is near the railway station. The dash mosque, mosque means होता है मस्जिद। तो टाउन में बहुत सारे मस्जिद होंगे, लेकिन यहाँ जो सबसे पुराना मस्जिद है यानी ओल्डेस्ट। मिस्टर स्मिथ इज द डैश टीचर इन द स्कूल। मिस्टर स्मिथ स्कूल में डैश टीचर हैं, यानी सबसे अधिक उम्र के हैं। फैमिली नहीं है, स्कूल की बात हो रही है, इसलिए आप ओल्डेस्ट फील कर लें। ये जो टेक्निक्स, ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप इन्हें याद करें तो जो भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब आपके सामने है फारदर और फर्दर। ये दोनों फार के कॉम्परेटिव डिग्री हैं। फार का कॉम्परेटिव डिग्री फारदर भी होता है, फर्दर भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट होता है और फर्देस्ट होता है। फारदर का प्रयोग से अधिक, दूर के अर्थ में करते हैं, और फर्दर का प्रयोग आगे या अगला के अर्थ में करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? फारदर से डिस्टेंस का बोध होता है, दूरी का बोध होता है, और फर्दर से क्रम का बोध होता है, ऑर्डर का बोध होता है। फर्दर से क्रम का बोध होगा, ऑर्डर का बोध होगा। फर्दर नेक्स्ट की तरह काम करता है, फर्दर नेक्स्ट की तरह काम करता है, इससे क्रम का बोध होता है, और फारदर से दूरी का, डिस्टेंस का बोध होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई कांट वॉक एनी डैश। अब मैं और नहीं चल सकता, यानी अभी मैं यहां हूं और मुझे चलना है, तो मैं कहां चलूंगा? आगे, इसलिए यहां पर हमें फील करना होगा फर्दर। अब कुछ लेखक अपनी किताब में, ये प्रश्न चूंकि बहुत जगह दिया गया है, रेन एंड मार्टिन की बुक ऐसी है जिसका नकल बहुत सारे लोगों ने किया है अपनी किताबों में। इन लोगों ने इनके प्रश्नों को रखा है, बहुत सारे लोगों ने रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ फारदर भी बताए हुए हैं अपनी किताबों में, गलत है। हम जब चलेंगे तो जो हमारा पोजीशन है वो चेंज होगा और हम फर्दर मूव करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे, इसलिए यहाँ फर्दर ही होना चाहिए, फारदर नहीं। नो डैश रीजंस वर गिवन। कोई भी डैश रीजन नहीं दिया गया। कौन सा रीजन? यानी आगे कोई कारण नहीं व्यक्त किया गया, तो यहां भी हम फर्दर भरेंगे, क्योंकि यहां दूरी की कहीं
बात नहीं हो रही है। ही वॉकड ऑफ विदाउट डैश सेरोमनी, बिना आगे के किसी उत्सव महोत्सव के वह वॉक ऑफ कर गया, तो यहां भी हम फर्दर ही फील करेंगे, फारदर नहीं। Until dash orders, Mr. K.S. Dev will act as headmaster of नीरा हाई स्कूल। यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हेडमास्टर के पहले द चाहिए, यहाँ लेखक से गलती हुई है, यहाँ द लगा दें, द हेडमास्टर ऑफ होगा। Until dash orders यानी अगले आदेश तक, आगे जो आदेश आने वाला है उस आदेश तक मिस्टर के.एस. देव इस विद्यालय के नीरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे, तो फर्दर चाहिए। टू लेट अ बंगलो एट रीज रोड फॉर डैश पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स नंबर 65। अब यहां भी हमें फर्दर ही भरना होगा, फर्दर ही फील करना होगा। फर्दर पर्टिकुलर्स, अब इसमें दूरी की बात तो हो रही है। पर्टिकुलर्स मीन्स होता है ब्यौरा, विवरण। आगे के विवरण के लिए आप अप्लाई करें बॉक्स नंबर 65 पर। अब जितने हमारे पास ऑप्शन मिले इनमें हमें फर्दर ही भरना पड़ा, फार्दर का एग्जाम्पल है ही नहीं। अब कहां फार्दर भरें? तो माई हाउस इज फार्दर देन योर्स, माई स्कूल इज फार्दर देन योर्स, इस तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए था बस इसमें, बट इसमें है ही नहीं, मैं क्या करूं। अगला, fill in the blank spaces with लेटेस्ट और लास्ट। स्लाइड नंबर 1 में मैंने इसकी चर्चा की। मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट और लास्ट जो है ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं लेट के। लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम, लेटेस्ट का अर्थ होता है नवीनतम, और लास्ट का अर्थ होता है अंतिम। जो चीजें हमेशा कुछ नई हो, कुछ नए फॉर्म में आ जाएं, उनके लिए आप लेटेस्ट का यूज करें, और लास्ट जो समाप्ति को व्यक्त करे, अंतिम को व्यक्त करे। The dash news from China is very disquieting. Disquieting मतलब अनरेस्ट कर देने वाला, बेचैन कर देने वाला। तो न्यूज, फैशन, डिजाइन, ये चीजें हमेशा नया होती रहती हैं, और जो हमेशा नया होती रहें उनमें आपको यूज करना है लेटेस्ट का। So the latest news from China is very disquieting. The last time I saw him, he was in high spirits. जब अंतिम बार मैं उसे देखा था वह काफी जोश में था। तो अंतिम बार यहाँ लास्ट चाहिए। अब फिर आपको बता दूं कि लास्ट से ऑर्डर का बोध होगा और लेटेस्ट से टाइम का बोध होगा। नेक्स्ट, टुडे द डैश डे फॉर रिसीविंग टेंडर्स। टेंडर रिसीव करने का आज डैश डे है, तो क्या होगा? यहाँ डे है यानी लास्ट डे लिखना होगा, यानी अंतिम, अंतिम दिन है। अगला, अंतिम के अर्थ में हम लास्ट का यूज कर रहे हैं, यानी क्रम में उसकी बारी अंत में आई हुई है। वी एक्सपेक्ट टू गेट द डैश न्यूज इन अ फ्यू आवर्स। न्यूज हमेशा नया होता रहता है, इसलिए आप यहां फील करें लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मुगल एम्पायर came to an ignominious end. इग्नोमिनस शब्द जो है यह एडजेक्टिव है, इग्नोमिनी से बना है। इग्नोमिनी यानी कलंक होता है, सार्वजनिक निंदा होती है, सार्वजनिक अपयश इसका अर्थ होता है, यानी बहुत बुरा अंत हुआ उसका। किसका? तो अंतिम मुगल एम्परर का, यानी क्रम में जो मुगल एम्परर्स का क्रम था, जो हायरार्की थी, उसमें सबसे अंत में जो आया उसका, यानी हम लास्ट फील करेंगे 5 नंबर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको फील करना है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियर के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हम यूज करते हैं नियरेस्ट का और नेक्स्ट का। नियर रूट वर्ड होता है, नियरेस्ट मीन्स होता है सबसे नजदीक।
यानी दूरी को यह डिनोट करता है, सबसे नजदीक। और नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, नेक्स्ट मीन्स होता है आगे, अगला या आगे, ये नियर से बने हैं। नेक्स्ट फर्दर की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने फर्दर पढ़ाते समय कहा था कि यह नेक्स्ट की तरह काम करता है। दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, यानी यह मेरे घर से डैश पोस्ट ऑफिस है, तो सबसे नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस है। लेकिन यहाँ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये विद्वान लोग हैं पीसी रेन एंड एच मार्टिन, इन्होंने इस किताब को लिखा और छूट गई है एक बात, इन लोगों से ध्यान नहीं पड़ा इन लोगों का। दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, टू नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम होगा। यहाँ टू प्रेपोजिशनल एरर है, सॉलिसिज्म है प्रेपोजिशन का, यहाँ पर फ्रॉम चाहिए, मिस्टेक हुआ है इन लोगों से। दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस फ्रॉम माई हाउस होगा। द पिलर बॉक्स इज डैश टू माई हाउस, मेरे घर के आगे है पिलर बॉक्स, तो नेक्स्ट होगा। एक बात और बता दूं, नियरेस्ट के साथ टू का प्रयोग ही नहीं होगा। जब भी ऐसी स्थिति बने, बिना सोचे आप नेक्स्ट फील कर दें। तो बर्गलर वॉज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन, जो चोर था, बर्गलर मीन्स चोर होता है, पिलफरर मीन्स चोर होता है, थीफ मीन्स चोर होता है। बर्गलर, पिलफरर और थीफ चोर। द बर्गलर वॉज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन, यानी चोर को सबसे नजदीकी थाने में ले जाया गया। तो सबसे नजदीकी थाने में, यानी हमें यहां क्या फील करना होगा, नियरेस्ट। हिज हाउस इज डैश टू माइन, उसका घर मेरे घर के आगे है। द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर, द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर। अब देखिए यहां इन्होंने फ्रॉम का यूज किया, लेकिन यहां मिस्टेक कर गए हैं, यहां नियरेस्ट होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं क्लास में बता रहा था, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर यहां तो हम नेक्स्ट भी भर सकते हैं, कि द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, हम पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल दिए थे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि होगा यहां नेक्स्ट? हो सकता है, अगर हम रेलवे स्टेशन पर हों और बात कर रहे हों अगले रेलवे स्टेशन की, तब तो नेक्स्ट ही होगा। अगर हम इस पेट्रोल पंप पे हैं और अगले पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं जो हमारे वे में आएगी, रास्ते में आएगी, तो निश्चित तौर पर हम नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वहां पर फील करेंगे। लेकिन हम किसी अन्य जगह से, फ्रॉम हियर, यहां से स्पष्ट तो नहीं कर रहा है कि जिन लोगों के बीच यह वार्ता हो रही है वे पेट्रोल पंप पर खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, यानी वह कोई अन्य जगह भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट आंसर नियरेस्ट होगा। आगे आपको फील करना है अ लिटिल और द लिटिल। अ लिटिल और द लिटिल, ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, मात्रा सूचक विशेषण है। ये मात्रा को व्यक्त करने का काम करते हैं। इस श्रेणी में 3 शब्द आते हैं, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तीनों को आप समझ लें, भले ही यहाँ 2 ही से प्रश्न है। लिटिल मीन्स होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं, यानी ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट। इट इज नेगेटिव इन इटसेल्फ, यह अपने आप में नेगेटिव होता है, ऑलमोस्ट नॉट। अ लिटिल मीन्स होता है सम, यानी थोड़ा। अ लिटिल मीन्स सम, यानी थोड़ा। और तीसरा शब्द होता है द लिटिल, तीसरा शब्द होता है द लिटिल। द लिटिल मीन्स होता है ऑल दैट इज, ऑल दैट इज। इट मीन्स जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब। लिटिल नेगेटिव होता है, ए लिटिल पॉजिटिव होता है। द लिटिल भी थोड़ी ही मात्रा को व्यक्त करता है, लेकिन यह नेगेटिव नहीं होता, यह पॉजिटिव होता है। जो थोड़ा सब,
ऑल दैट इज। आइए अब फील करते हैं। खैर यहां हमें ए लिटिल और द लिटिल ही फील करना है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां लिटिल और ए लिटिल में लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, वहां भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ध्यान रखें, जब कुछ नेगेटिव चर्चा की गई हो आप लिटिल का यूज कर। नेगेटिव चर्चा से ये ना समझे कि नॉट लगा हो। ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनसे पता चल जाता है कि जो मात्रा यहाँ व्यक्त की गई है वह ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में आप लिटिल, बाकी जगह अगर नेगेटिव कुछ नहीं फील हो रहा है तो आप ए लिटिल लगाएंगे। और जहां पर कहा जाए कि सब जो है सब, तो आप द लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश ग्रेन दे हैड। अब अगर हम टेक्निक की बात करें, जो क्लासरूम में मैं अपने बच्चों को ट्रिक सिखाता हूं उसमें यह आता है कि किसी भी नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए भाई, क्योंकि ये लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल मैंने जैसा कि पहले कह दिया ये क्वांटिटी को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। ये काउंटेबल नाउन के पहले कभी नहीं आ सकते। ये टेक्निक सीख ले आप। यदि नाउन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया हो, नाउन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया हो, तो बाद में क्या लिखा गया है यह भी देखने की जरूरत नहीं है। आप द लिटिल भर दें, 100% करेक्ट होगा। The little grain they had was damaged by sea water. जो थोड़े अनाज उन लोगों के पास थे सी वाटर के द्वारा डैमेज कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2, Dash precaution is necessary in handling that machine. उस मशीन के हैंडलिंग में थोड़े प्रिकॉशन की आवश्यकता है, जरूरत है। तो कितने, तो थोड़े, इसलिए हम यूज कर लें अ लिटिल। डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफी। डैश केयर थोड़ा ध्यान उस आपदा को बचा दिया होता। अगर थोड़ा ध्यान दिया गया होता तो आपदा नहीं आई रहती, बच सकती थी। तो क्या दें, अ लिटिल। डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज। फिर एक टेक्निक सीखे जो यहां टेक्निक बताया हूं। अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट लगा हो और फिर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, तब भी हम द लिटिल का ही प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं इसका भी रीजन है। द हम जब यूज करते हैं वो पर्टिकुलर कर देता है, वो डेफिनिट कर देता है उस नाउन को। यानी यहां जिसकी चर्चा हो रही है, जिस इन्फ्लुएंस की चर्चा हो रही है वह खास है, क्योंकि ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, जिसका वह यूज बेस्ट एडवांटेज के लिए करता है, यानी कोई जनरल नहीं, पर्टिकुलर। इसलिए यहां पर इन्फ्लुएंस के पहले हमें द लिटिल फील करना होगा। नंबर 5, डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज। सेम ट्रिक यहां पर अप्लाइड है, यानी आप यूज कर दे द लिटिल का। तो हम इसे भी कंप्लीट किए। अब है आपके सामने अ फ्यू और द फ्यू। जो डिफरेंस मैंने आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में बताया, सेम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यानी लिटिल फ्यू की तरह काम करता है, अ लिटिल अ फ्यू की तरह काम करता है, और द लिटिल द फ्यू की तरह काम करता है। फिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा सूचक विशेषण है, यानी मात्रा को व्यक्त करते हैं। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये संख्या सूचक विशेषण हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव इन्हें कहा जाता है। इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास हैं वे वेल इक्विप्ड नहीं हैं, सुसज्जित नहीं हैं। वही टेक्निक जो मैंने आपको पहले बताया, दैट लगा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया जा रहा है लाइब्रेरीज को, जो कुछ सब, यानी यहां पर द फ्यू चाहिए। अगला, डैश डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम ही स्पेंड्स इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। दैट आर लेफ्ट टू हिम, दैट आर लेफ्ट टू हिम
जो उसके पास बचे हुए हैं, जो उसके पास बचे हुए हैं उन सभी दिनों का प्रयोग वह सॉलिट्यूड और मेडिटेशन में करेगा, एकाकीपन और साधना में वह उसे व्यतीत करेगा। तो यहाँ भी द फ्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो दैट लगा हुआ है जो इसे पर्टिकुलराइज कर रहा है। Many Hindus study Sanskrit, but only dash Parsis study Avesta. बहुत से हिंदू संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन अवेस्ता बहुत कम पारसीज पढ़ते हैं। तो अ फ्यू भरे आप, क्योंकि यहाँ पारसीज दिया हुआ है और कहीं से पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है। नंबर 4, डैश डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड। डैश डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड। अब यहां पर हमें भरना होगा अ फ्यू डेज रेस्ट। आप कहेंगे यहां भी तो दैट लगा हुआ है, आप ध्यान दें, डेज रेस्ट के ठीक बाद दैट नहीं लगा है, वो तो ऑल के लिए लगा है। वह दैट तो ऑल के लिए लगा है, और रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है कि ऑल के बाद, नन के बाद हमेशा दैट का प्रयोग करें। वो रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट ऑल के लिए लगा हुआ है। यहाँ तो हमें डेज रेस्ट के लिए भरना है, कुछ दिनों का आराम, इज ऑल दैट इज नीडेड, जो जरूरी है। तो अ फ्यू यहाँ पर हमें फील करना होगा। हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट। हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट। यहाँ किन पोटैटोज की बात हो रही है? जो लेफ्ट है, जो बचे हैं, यानी जो कुछ बचे हुए, सब। तो जो कुछ सब के अर्थ में हमें यूज करना होगा द फ्यू का। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीज। यह प्रश्न कुछ रुपए खर्च करने की है। तो यहां पर हम क्या भरें? अ फ्यू। नंबर 7, डैश हिंट्स ऑन एसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट। डैश हिंट्स ऑन एसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट। थोड़े हिंट्स, जो कुछ हिंट्स मिल जाए थोड़े, तो यहां हम अ फ्यू भरेंगे। आगे कहीं से ये खास नहीं बनाया गया है, तो यहां होगा अ फ्यू। अब आपको फिर अ फ्यू और द फ्यू दिया गया, वो अभी वो कंटिन्यू रह रहा है, अभी वही कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको बता दूं, रेन एंड मार्टिन की किताब से इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं, और मार्केट में इसका की भी अवेलेबल है, बट बहुत सारे आंसर्स गलत हैं। रेन एंड मार्टिन के द्वारा, एस चंद पब्लिकेशन के द्वारा उन्हें नहीं जारी किया गया है। वे लोकल पब्लिकेशंस हैं और बहुत सारी अशुद्धियां उनमें दी गई हैं। आप भरोसा ना करें जो वहां आंसर्स दिए गए हैं उनके ऊपर, बहुत सारे आंसर्स गलत हैं उसमें। अगर मैं डिफर कर रहा हूं, कुछ लोगों की आदत होती है ना, किताब मिला के बात करते हैं। किताब न मिलाएं, आप अपने ब्रेन से देखें, आप लॉजिक देखें, पढ़ें उसको, और तब आप कहें कि आपने ये ऐसे बताया। तो की देख करके कमेंट करने वाले लोग इसका ध्यान रखेंगे कि में से आंसर देख के मैं जो बता रहा हूं इसे आप न कभी भी मैच ना कराएं। डैश मंथ्स दैट ही स्पेंट इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड। जो थोड़े महीने उसने ऊटी में व्यतीत किया, देखिए, ही स्पेंट, उसने व्यतीत किया, दैट ही स्पेंट, इन मंथ्स को खास बना रहा है, इसलिए आपको भरना है द फ्यू। और यहां ट्रिक भी काम कर रहा है, दैट सब्जेक्ट वर्ब। व्हेन आई मेट हिम डैश इयर्स आफ्टर, जब मैं उससे डैश इयर्स आफ्टर मिला, ही लुक्ड ओल्ड एंड हैगर्ड। हैगर्ड मीन्स होता है एनर्जी लेस, थका सा, टायर्ड, हारा सा एकदम, जिसमें एनर्जी ना हो, उसे हैगर्ड कहते हैं। बहुत एक्सर्शन के बाद, बहुत लेबर के बाद भी हैगर्ड फीलिंग आती है। तो व्हेन आई मेट हिम डैश इयर्स लेटर, अ फ्यू होगा। अ फ्यू इयर्स वो आफ्टर है, फिर भी अ फ्यू ही होगा। नंबर 10, डैश शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम तो साइंस ऑफ जीनियस। डैश शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कुछ शॉर्ट पोएम्स हैं जो जीनियस के साइन को प्रदर्शित करते हैं, कुछ का अर्थ आ रहा है, इसलिए आप अ फ्यू भर दें। इन डैश वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू हिज फ्रेंड्स। वह कुछ शब्दों में अपने दोस्तों के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया। कितने शब्दों में? कुछ शब्दों में, इसलिए हम लिखेंगे इन अ फ्यू वर्ड्स। डैश अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता। कुछ अमेरिकन्स के कार्यालय कोलकाता में भी हैं,
तो अ फ्यू होगा। डैश trinkets she has are not worth much। अब trinkets की चर्चा she has के द्वारा की जा रही है। जो कुछ trinkets उसके पास हैं, यानी खास trinkets की बात हो रही है, इसलिए हमें द भरना होगा, द few। Dash poems he has written are all of great excellence। जो कुछ पोयम्स उन्होंने लिखे हैं, कौन से पोयम्स, तो वे पोयम्स जिसको उन्होंने लिखे हैं, इसलिए आप यहां भर लें द फ्यू। प्लुरल नाउन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब, इसलिए द फ्यू। अच्छा, इतना ही है। तो इस क्लास में मैं रेन मार्टिन की किताब, जो ग्रामर एंड कंपोजिशन दोनों के लिए काफी मशहूर है, से कुछ क्वेश्चंस आपको बताया। बहुत सारे लोगों का डिमांड लगातार आ रहा था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर रेन मार्टिन की किताब जो है उसे आप एक्सप्लेन कर दें। मैंने शुरू किया है आज। आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और फिर आगे के वीडियोस को मैं आपके सामने लाऊंगा। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।